चलिए नाउ C1 किसी ने पूछा है। C1 तो यार मैंने पढ़ाया हुआ है। C1 तो आप गलत पूछ रहे हैं। कौन किसने है? अभिमान जी। C1 तो आप गलत पूछ रहे हैं, है ना। C1 मैंने पढ़ाया हुआ, आप अपना नोट्स देखिए और नोट्स देखने के बाद आप देखें, मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, आप देख लो उसको, ठीक है। C1 मैंने पढ़ा है। अमोनिया बनेगा पहले वाले में, दूसरे वाले में N2 बनेगा, है ना। जो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जब ऑक्सीडाइजिंग होगा तब बनेगा, ठीक है। प्योर नाइट्रोजन इज फॉर्म। प्योर नाइट्रोजन वैसे मोस्टली वेरी प्योर नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है ना, अरे बेरियम अजाइड, इसका इसका फॉर्म यूज करते हैं, है ना, उसके लिए। नेक्स्ट है आप इसमें C3 किसी ने पूछा है, तो C3 में जो है ना वो क्या होगा, C3 में जो एलोट्रोप्स होते हैं बेसिकली, एलोट्रोप्स में केवल क्या डिफरेंस आता है, मतलब वो होते तो सेम ही है ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही है, बस केवल काइनेटिकली डिफरेंट है। रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस की जो रिएक्शंस हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो तो सेम ही आएंगे, है ना, वो सेम आएंगे, बस केवल क्या होगा, काइनेटिकली जो है ना वो चीजें डिफरेंस आ सकता है, बाकी प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप ऐसे समझो जैसे मान लो आपने P4 लिया और उसका रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराया, ऑक्सीजन मान लो एक्सेस ले ली, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा P4O10, यही मिलेगा। अब यहां पे व्हाइट फास्फोरस हो सकता है, रेड फास्फोरस हो सकता है, ब्लैक फास्फोरस हो सकता है, कोई भी लो। ये लोगे तो सबसे फास्ट होगी, ये लोगे तो और थोड़ी स्लो होगी, ये लोगे तो और स्लो हो जाएगी, तो काइनेटिकली डिफरेंस आएगा, वैसे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। फास्फोरेसेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी टाइप का है ना, वो केवल व्हाइट फास्फोरस ही कर पाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना हर्ष, ओके। वो केवल यही करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके, है ना, थोड़ा सा जो ऑक्सीडाइज होता है, येलोइश हो जाता है उसकी वजह से लाइट की प्रेजेंस में, वो व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टी स्पेशल, है ना। C7 हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड। अरे यार नाइट्राइड का भी हाइड्रोलिसिस पढ़ा हुआ है, कितना अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को, है ना, ठीक है। नाइट्राइड वगैरह का जैसे Mg3N2 वगैरह का, इन सब का जो है ये है Li3N है, इन सब का मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया हुआ है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, लिथियम प्लस होगा, N3 माइनस आयन होगा, H प्लस आयन इससे जुड़ जाएगा, पानी का OH आयन इससे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने क्लास में कराया हुआ है भाई, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। पहला वाला कंपाउंड है वो नाइट्रोजन देगा, पहला वाला कंपाउंड जो है ना वो नाइट्रोजन देगा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, सारी चीजें बताई हैं मैंने क्लास में और अच्छे से बताई है, मुझे नहीं लगता कि आपको, है ना, ये होगा इस तरीके से, ठीक है। नाउ अच्छा, अब पेपर डिस्कशन की बात होने लगी, मतलब सीट डिस्कस करो तो पेपर कब डिस्कस करोगे, हाँ क्यों? इनऑर्गेनिक पढ़ाओ तो फिजिकल कब पढ़ाओगे, फिजिकल पढ़ाओ तो इनऑर्गेनिक कब पढ़ाओगे, अगर दोनों पढ़ाओ तो सिलेबस कब खत्म करोगे, क्यों? ठीक है, और सिलेबस खत्म करने की बारी आए तो सर फिर रिवाइज कब कराओगे? हाँ, मतलब प्रेजेंट में रहना ही नहीं, जो चल रहा है उस पर तो फोकस करना ही नहीं है ना, क्यों? जो चल रहा है उसको तो, D5 नंबर, हाँ आप चाहते हैं सेक्शन डी पर आ जाते हैं, सेक्शन डी में, सेक्शन डी में आ जाओ। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज इवन जो हमारा जो पुराना वाला रेजोनेंस का सीट है उसमें ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम फॉर दिस, इसके लिए लिखा हुआ है ना। नई वाली सीट में शायद मैंने, आप लोग देखो, मेरे को तो उतना नहीं देख पाया हूं अभी, वहां पे लिखा होना, कहीं ना कहीं होना चाहिए कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, बस कैनेटिकली जो है ना वो डिफरेंट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेक्शन डी में, बोलिए D1 हो गया, D2 हो गया, D2 पूछा है किसी ने, कौन पूछ रहा है? 1 मोल ऑफ कैल्शियम, नो नहीं बताऊंगा, पढ़ा चुका हूं। D3 में H2S बर्न हो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कर लीजिएगा, है ना, SO2 और इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देन D3 यही होगा, है ना भाई। H2S क्या करेगा, H2S को ऑक्सीडाइज कर देगा, SO2 आई थिंक H2O में, ये आंसर होना चाहिए, देख लो आप इसका, है ना। नेक्स्ट और D4 में क्या होगा, D4 में, हाँ D4 एक डिस्कशन वाला पॉइंट बन सकता है ना, D4 में
नहीं, D4 में नहीं करेगा। HBr में कैसे कराओगे आप, कैसे रिड्यूसिंग करोगे? जिसने पूछा है, किसने पूछा है D4 नंबर क्वेश्चन? रूपाली। D4 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वो आपको मैं समझाता हूं। D4 नंबर क्वेश्चन पे एक डिस्कशन किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, एक छोटा सा डिस्कशन बनता है D4 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, एक बात समझ लो कि अगर हम अमोनिया ऐसे चलें, अमोनिया है, PS3 है, ASH3 है, ऐसे चलते हैं, SbH3 है, तो ऐसे जब जाओगे नीचे जाने पर, ऐसे जाने पर बेसिक करेक्टर क्या होता है? बेसिक में भी लुईस बेसिक, लुईस बेस करेक्टर क्या हो जाता है? बोलो, क्या हो जाता है लुईस बेस करेक्टर? हाँ, वो डिक्रीज हो जाता है। आप लोग इस बात से एग्री करते हो? लुईस बेस करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सब लोग इस बात से एग्री करते हो? तो अमोनिया इज अ मच बेटर बेस देन PS3। और मैंने ये क्लास में बोला भी है कि अमोनिया का जो रिएक्शन है, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बोला भी है, कई बार लोगों ने मुझसे डाउट भी पूछा था उस दिन, तो ये तो NH4Cl बना लेगा, लेकिन जो PS3 होता है ना, PS3 जो है ना, वो HCl से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? लेकिन जो PS3 है, PS3 जो होगा वो क्या करेगा? वो HBr से रिएक्ट करता है ना? और PS3 जो होगा यहां पर ये कैसे बनेगा? ये एसिड बनेगा, ये बेस बनेगा, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये सॉल्ट बनेगा PH4Br जैसा। जैसे ये बना ना NH4Cl, वैसे ये सॉल्ट बना है PH4Br जैसा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर HCl से क्यों नहीं किया, HBr से क्यों किया? बिकॉज होगा क्या कि अगर आप ये जो हाइड्रोजन एसिड है, इसमें से आप HF, HCl, HBr और HI, अगर आप ऐसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो इनका एसिडिक करेक्टर क्या होगा? एसिडिक करेक्टर क्या होगा बोलो? इनका एसिडिक करेक्टर क्या होगा बोलो? हाँ, इंक्रीज होगा। वेरी गुड, है ना? एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं ये कहूं कि HBr is having more acidic character than HCl? It okay? HBr is having more acidic character than HCl. तो HBr की एसिडिटी बढ़ जाती है, तो वो थोड़ा सा जो वीक बेस था ना, उससे भी रिएक्ट कर गया। लेकिन HCl इनकी कुछ कंपेरेबल रहता होगा, तो इनका रिएक्शन नहीं हो पाता है। आप भाई आ रही बात समझ में? ये वीक, इतना वीक है कि HCl से रिएक्ट नहीं कर पाता। वहीं अगर आप कहोगे सर क्या मैं इसकी रिएक्शन, PS3 की रिएक्शन HI से करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हो। HI और ज्यादा अच्छा एसिड है। जब वो HBr से रिएक्ट कर गया है तो HI से भी करेगा। दैट बिकम फास्फोनियम आयोडाइड। तो इस तरीके से फास्फोनियम आयोडाइड बनेगा, है ना? तो ये आपका बेस की तरह काम करेगा और ये आपका एसिड की तरह काम करेगा। अब जिन्होंने ये बोला है कि सर रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट के चांस नहीं है। इसलिए नहीं है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के चांस, इसलिए नहीं है क्योंकि भाई दोनों ही जो सब्सटेंस हैं उनके सेंट्रल एटम अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठे हुए हैं, दोनों के ही बैठे हुए हैं। तो किसको बनाओगे, है ना? ठीक है। एसिड, बट एसिड बेस रिएक्शन तो हमेशा होता है। नहीं, एसिड बेस रिएक्शन हमेशा नहीं होगा, है ना? एसिड बेस रिएक्शन जो ऐसा नहीं है कि एसिड बेस रिएक्शन जो है ना वो हमेशा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। PS3 जो है ना काफी कम जो है ना बेसिक स्ट्रेंथ हो जाती है, तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ परसेंट, 1-2% हो जाए तो हो जाए, वैसे नहीं होगा, है ना? एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है हर्ष, है ना? आगे बढ़ो। आपके D5 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज, है ना? देखो D5 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, जो मैंने समझाया ना, D5 में दिया हुआ है। D4 D5 मैंने दोनों कर दिया, देख लो। D5 और D7, D5 और D4 मैंने दोनों कर दिए हैं। D6 में कोई डाउट है किसी को? अमोनिया बना लो, अमोनिया बनाने के बाद ऑक्सीडाइज करा लो, ऑस्टवाल प्रोसेस से NO बना लो, और फिर जब पानी में मिलाओगे तो क्या होगा? HNO3 बन जाएगा। तो DV हो गया सब, है ना? सेक्शन E में कोई डाउट है किसी को? सेक्शन E में E1 में डाउट है ना? तो E1 में पहला जो रिएक्शन है उसमें तो SO2 बनेगा। पहला जो रिएक्शन, ये नोट हो गया सबका? ये वाला ये नोट हो गया? ये नोट हो गया क्या? हाँ, कौन सा E1 चाहिए? E3? हाँ मैं बता रहा हूं, है ना? अभी बता रहा हूं। पहले आप E1 देख लो। E1 के मैं सभी रिएक्शन लिख देता हूं। तो E1 का जो E1 नंबर क्वेश्चन है सेक्शन E का, उसमें सल्फर प्लस H2SO4
सल्फर प्लस H2SO4 जो है ना, इसमें H2SO4 विल वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये कहां चला जाएगा, ये SO2 में चला जाता है ना, 2 SO2 बनाएगा और H2 बना, और जो बनाएगा 2 SO2 बनाएगा, 2 H2SO4 है यहां पे, और 3 SO2 है यहां पे, और 1 H2 है, 2 H2 हो जाएगा। देखो ये हो जाना चाहिए, है ना, ये रिएक्शन होगी, है ना। और कौन से में डाउट है, बी कर लिया होगा, बी कर लिया है ना, बी कर लिया है, बी वाला तो मैंने करा रखा है यार, बी तो समझ में आ गया होगा। हाँ ये तो ये आंसर आ गया, बी नहीं आया, याद आया बी। बी में क्या होगा, H2SO4 को कैसे लिख लेना, ऐसे लिख लेना, और PCl5 का काम क्या होता है, Cl जोड़ना, है ना, H2SO4 ये SO2 रहेगा, तो ये 2 OH हटाना, इन दोनों जगह पे क्या लगा देना, Cl लगा देना, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, यहां पे हो जाएगा SO2 और ये 2 Cl लग जाएंगे, तो दैट बिकम SO2Cl2। और व्हाट अबाउट यहां पे PCl5 में से 2 Cl आपने उठा लिए हैं, तो 3 बचे हैं, तो यहां पे क्या होगा, 3 तो Cl होंगे ऐसे, और ये जो 2 OH की जगह पे आपने 2 Cl लगाए हैं, वो OH यहां आ जाएंगे ऐसे, बोलो। अब इसमें से क्या करना, एक वाटर पार्टिकल हटा देना, एक का H उठाना और एक का OH उठाना, तो यहां से -H2O कर लेना, तो -H2O हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा बस। तो आपका क्या आंसर था, POCl3 प्लस SO2Cl2, ऐसे हो जाएगा, है ना, ठीक है, डन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, क्लियर है ना। E2 में जो है ना, ये कोक के साथ जो रिएक्शन होता है इसका, है ना, क्या कार्बन का काम क्या है केमिस्ट्री में, कार्बन जब आप यूज करते हो तो उसका काम क्या है, कार्बन का काम क्या होता है, सी रिएक्शन को मैं प्रेडिक्ट करना सिखा देता हूं आपको। कार्बन का काम रिडक्शन करना होता है, रिडक्शन करना होता है, एक मैंने और बताया था, कार्बन मेटलर्जी में क्या करता है, कार्बन मेटलर्जी में क्या करता है, मैंने कौन सी लैंग्वेज यूज की थी, कार्बन मेटलर्जी में क्या करता है, ऑक्सीजन, हाँ ब्रीदिंग करता है, बस उसको ब्रीदिंग करा दो, है ना, उसको ब्रीदिंग कराने की कोशिश करो। तो ये जो CaSO4 है ना, CaSO4 मैं आपको रिएक्शन देता हूं इसकी, ये 3C देता है, ये एक्चुअली CaS बनाता है कैल्शियम, ये रिएक्शन वैसे एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में जो है ना वो डेड प्लास्टर जो बनता है ना, उसका उस तरीके का जो कैल्शियम सल्फेट का जो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जो है ना, वो वहां का है, रिएक्शन है। तो 4 ऑक्सीजन थे, तो आप क्या कर लेना, 4 ऑक्सीजन में 2 CO2 बना देना, 2 CO2 नहीं होगा, 4 ऑक्सीजन में आपको बनाना है, 2 तो CO बना दो और 1 CO2 बना दो, ये रिएक्शन आ रही है भाई, Fe2SO4 होल थ्राइस का, है ना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, जो Fe2SO4 होल थ्राइस है, लास्ट सी वाला, वो याद है आप लोगों को, हाँ याद हुआ, ठीक है। सी ने क्या किया, रिडक्शन किया है, देखो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, यहाँ पे कितने में पहुंचा दिया, बोलो, -2 में पहुंचा दिया, इस तरीके से। और Fe2SO4 होल थ्राइस वाला जो है ना, वो क्या होगा, है ना, कार्बन रिडक्शन कर रहा है, कार्बन जो है ना रिडक्शन परफॉर्म करा रहा है, कार्बन जो है ना रिडक्शन परफॉर्म करा रहा है, देख लो आप, है ना। ओके डन। सेक्शन डी याद है, सेक्शन डी में मैंने आपको वहां पढ़ाया था, कहां पे, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाया था। अब सॉल्ट एनालिसिस मैंने बताया था कि Fe2SO4 होल थ्राइस इज द ओनली सल्फेट which will give 2 oxides SO2 and SO3 on heating, दोनों ऑक्साइड देता है ना, दिस इज द ओनली जो होगा Fe2SO, नहीं सॉरी ये क्या करेगा, केवल यही देगा, वो FeSO4 था, SO3 ये देगा, नहीं Fe2SO4 होल थ्राइस नहीं देगा, यही देगा, ठीक है, हो गया। तो ये हीटिंग इफेक्ट मैंने सिखा रखा है आपको पहले, आप देख लो, मैंने सॉल्ट एनालिसिस में सिखा रखा है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके क्वेश्चन क्या था लेकिन इसमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन, तो लास्ट वाले से ऑब्टेन हो जाएगा, इस वाले से SO3 से आ जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला आंसर होगा डी, आंसर होगा E1 का। ओके E2 में NO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, NO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग में क्या दिक्कत है, लेड नाइट्रेट आंसर हो जाएगा, किसमें दिक्कत आ रहा है आप लोगों को, E2 में किसको प्रॉब्लम है,
सॉल्ट एनालिसिस याद करने के लिए टिप्स दीजिए, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के ना, जितना लिखोगे, जितना ऐसे क्वेश्चंस वगैरह करते रहा करो, जैसे क्वेश्चन अपन कर इनको करते रहो, लिखो बार बार, है ना। NO2 क्या होगा, सी आंसर आ जाए, कोई दिक्कत है, E4 का सी, हाँ बिल्कुल सही है, E4 का E2 का सी आएगा, लेड नाइट्रेट, है ना। E2 में क्या, साकेत क्या गलत है बताओ, साकेत बोला E2 गलत है सर, क्या बोल रहे हैं। अच्छा NaNO3 वाला, नहीं अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, NaNO3 वाला हाई टेम्परेचर वाला जो रिएक्शन है वो नहीं लिखा हुआ है, तो मत करो अभी तो, है ना, मत करो उसको। वैसे भी उसमें N2 बनता है, NaNO3 की हाई टेम्परेचर पे हीटिंग पे N2 बनता है, NO2 नहीं बनता है ना, N2 और ऑक्सीजन बनेगा। E4 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा था नाइट्रोजन का, N2O था E4 में, बता दिया मैंने। E5 हो गया। E6, E6 सिर्फ किसने पूछा, E6 में फॉलोइंग आर द न्यूट्रल ऑक्साइड एक्सेप्ट NO2, NO2 होगा ना, NO2 याद है, NO2 क्या था, NO2 को जब पानी में डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा बताओ, कौन कौन बता सकता है, क्या क्या बनेगा, HNO3 बनेगा और HNO2 बनेगा। कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है, कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है, कंसेप्ट मैंने सिखा रखा है, वो आप कर लोगे, है ना। तो ये फॉलोइंग आर द न्यूट्रल ऑक्साइड एक्सेप्ट, तो बाकी सबको पानी में मिलाओगे तो PS7 आएगा, हाँ बिल्कुल, ग्रुप नंबर और ऑक्सीजन नंबर का बिल्कुल सही है। बाकी जितनी भी 3 ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट NO2, उनको आप जब पानी में मिलाओगे तो यू विल गेट द PS7, बट जब आप NO2 को मिलाओगे यू विल गेट 2 एसिड्स, मिक्सचर ऑफ एसिड। इस पे काफी अच्छा डिस्कशन भी था अपनी क्लास में, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो आप, वो मैंने सॉल्ट ऑल्ट क्या सबके बारे में बताया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। E7 हो गया, व्हाट अबाउट E7, E7 हो गया, E8 हो गया, ये सब हो जाएगा। E8 कर लिया ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, नीचे जाने पे क्या होगा, यस NO इज ऑल्सो न्यूट्रल। E8 में क्या होता है, E8 में जब आप नीचे जाओगे ऐसे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ऐसे नीचे जाओगे तो मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, तो नीचे जाने पर जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड का कौन सा एसिडिक करैक्टर घटता है, एसिडिक करैक्टर जो है ना वो घट जाता है, ठीक है। सो आवर 15 मिनट इज ओवर, तो यहां पे रुकना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे रुक जाते हैं, 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है, यहां से पढ़ते हैं, हाँ? नया चैप्टर शुरू होगा, अरे अभी तो शुरू किया है नया चैप्टर। सॉल्ट एनालिसिस दोबारा कहां से पढ़ेंगे, सारे वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, देख लो, सभी वीडियो लेक्चर्स आपका प्लेलिस्ट बना है सॉल्ट एनालिसिस का, आप उसको देखिए, वो पूरा पढ़ लो, है ना। और कुछ मेरे को टाइम, जैसे मैं कुछ आपका कुछ वीडियोस जो है ना यूट्यूब से मैं कलेक्ट कर रहा हूं, तो उनके लिंक मैं उठा के अभी मैं कुछ इकट्ठे कर लिए हैं और कुछ और बाकी हैं, तो जैसे ही वो बन जाएगा तो मैं वो साले सभी के सभी शेयर कर दूंगा, तो आप लेक्चर भी देखते जाना, और वो यूट्यूब का किसी ना किसी का एक एक्सपेरिमेंट किसी ने लैब में कर रखा है, किसी ने किस में कर रखा है, तो वो सब चीजें भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ वेबसाइट करते हैं यार, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है ना, अभी ये जेई मेन, अभी जेई मेन हुआ, वो बैचेस फिर चालू हो गए, रिवीजन बैचेस चालू हो गए, तो वो 2 बैचेस और एक्स्ट्रा मिल गए, तो इसलिए क्या थोड़ा सा रिवीजन बैचेस में अभी है, बस 3 वीक की बात और है, जेई एडवांस भी हो जाएगा, बस उसके बाद जो है ना अपने आप हो जाएगा, फिर थोड़ा सा टाइम मिल जाए, 2 बैच खत्म हो जाएंगे मेरे। हाँ मेरे को पता है कि ऐसे नहीं हो पाएगा संजय, मतलब स्लो है थोड़ा सा, लेकिन मैं इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, है ना, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा डिस्कशन के लिए मैं अलग लगा लूंगा। अभी शुरुआत की है हम लोगों ने, है ना, शुरुआत की है हम लोगों ने, एटलीस्ट अपनी क्लास में स्टार्ट तो हुआ है डिस्कशन, है ना, और मैं जो है ना इसके लिए डिस्कशन के लिए अलग से क्लास लगा लूंगा, है ना, ठीक है, जैसे जैसे स्पेस मिलता जाएगा, है ना। जनवरी में नहीं होगा, जनवरी में अभी जेई में नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी तो स्कूल ओपन नहीं हुआ है, 12th का सिलेबस हुआ नहीं है बच्चों का, इसलिए जनवरी में नहीं हो पाएगा। जनवरी का जो कॉन्सेप्ट था उनका कराने का, वो यही था कि स्कूल के सिलेबस लगभग हो जाया करते थे, अभी हुए नहीं, इसलिए जनवरी में नहीं होगा, है ना, ठीक है। आप मान लीजिए 3 महीने लेट होगा, कम से कम 3 मंथ्स लेट होगा, है ना, तो सिलेबस हो जाएगा, परेशान मत हो, कर देंगे, सिलेबस हो जाएगा। चलो आप पढ़ाई करो, बातें बंद। तो पिछले क्लास में वैलेंसी फैक्टर, बातें बंद बिल्कुल, है ना, बंद करो।
चैटिंग। तो यहाँ पे अरे यार तुम लोग बस अब बंद करो, कोई बात नहीं होगी, है ना। ओके नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर पिछली क्लास में दो लैंग्वेज यूज की थी। एक था कि टोटल चेंज इन ऑक्सीजन नंबर पर मॉलिक्यूल, और दूसरा डेफिनेशन क्या था? दूसरा डेफिनेशन ये था कि वन मोल सब्सटेंस के लिए, वन मोल सब्सटेंस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वन मोल सब्सटेंस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वो क्या बन जाता था? वो हमारा वैलेंसी फैक्टर बन जाता था। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या कर, और उसका इक्विवेलेंट वेट का भी बात हुआ था कि वन मोल इक्विवेलेंट, सब देखो इक्विवेलेंट वेट जब निकालोगे तो वन मोल इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना कि वन मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना मोल सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, वो आपका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और जब आप इस पे फोकस करना वैलेंसी फैक्टर पे, तो देखना कि वन मोल सब्सटेंस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ये दो बातें आपको देखकर काम करना होगा, है ना। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में पढ़ा था, आपने ये किया था, आपने बहुत बार ये रिएक्शन लिखी होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ये बहुत बार लिखी होगी, ये रिएक्शन लिखी थी, बोलो। हाँ, ये रिएक्शन आपने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या किया था, ये वाला रिएक्शन कई बार लिखा था, है ना। अभी किसी ने पूछा भी था मेरे से कि वाटर का सर वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो आप लोग इसी को, मुझे मालूम है आप शायद इसी को पूछ रहे होंगे। तो ना मुझे आप बता सकते हैं इस वाटर का वैलेंसी फैक्टर अभी। डू नॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जस्ट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कैसा होगा, देखो ये 2 मोल से कितना ट्रांसफर आ रहा है, 2 मोल आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो 1 से कितना आएगा, वैलेंसी फैक्टर क्या था, देखो लैंग्वेज पिछले क्लास की, उसमें क्या था, यहाँ पे सभी का आंसर 1 आ रहा है चैट पे, तो सबका मैंने 1 लिख दिया, लगभग सभी का 1 ही आ रहा है, हो जाएगा। मुझे आप, अब किसी ने मुझे उस दिन प्रोडक्ट का भी पूछा था कि सर प्रोडक्ट का बता सकते हैं क्या, तो प्रोडक्ट का ही बता दो, क्या दिक्कत है। कितना मोल हाइड्रोजन बन रहा है, कितना मोल हाइड्रोजन बन रहा है, 1 मोल बन रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट अबाउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। व्हाट अबाउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ OH माइनस आयन, अगर आपने को बताना है ना, तो 2 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 1 मोल के लिए कितना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। सो दिस वे वी कैन गो, हम लोग इस तरीके से जा सकते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। ओके, तो वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो आप इस तरीके से जो है ना वो करोगे, 1 होगा, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, डन। तो ये चीजें आपको इस तरीके से कर लेना है, कर पाओगे। अब इक्विवेलेंट वेट की बात आ जाएगी, तो इक्विवेलेंट वेट अपने आप निकाल देना। अभी कोई कहता है कि अब तो वैलेंसी फैक्टर दिख ही गया है, तो इक्विवेलेंट वेट भी आप अपने आप निकाल दोगे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी थी। कुछ चीजों, कुछ सब्सटेंस के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट जो है ना वैलेंसी फैक्टर ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ना, वो समझ लो। वैलेंसी फैक्टर ऑफ सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के जो वैलेंसी फैक्टर्स हैं उनको भी हम लोग कर लेते हैं, है ना। H2 का कैसे आया, H2 का बहुत सिंपल है। 1 मोल H2 बन रहा था, 1 मोल H2 बन रहा था और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था। तो 1 मोल के लिए जितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वही वैलेंसी फैक्टर बन जाता है। सूरज, आ रही बात समझ में। 1 मोल के लिए जितने, 1 मोल सब्सटेंस के लिए, 1 मोल का सब्सटेंस बने या कंज्यूम हो जाए, है ना। ठीक है, तो उसके लिए जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो क्या बन जाता है, वो वैलेंसी फैक्टर बन जाता है ना। ठीक है, तो ऐसे आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़े होंगे अपने उसमें। जब भी कॉपर का डिपोजिशन होता होगा तो कॉपर 2+ का आप क्या 2 मान लेते होगे, एल्यूमिनियम 3+ का आप 3 मान लेते होगे, सिल्वर +1 का आप 1 मान लेते होगे, है ना। इस तरीके से हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। कोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी नहीं मालूम आपको, कोवैलेंसी अभी नहीं पढ़ाएंगे। कोवैलेंसी के लिए
मैं कोई मेरे पास मैंने अभी एक लेक्चर पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग का कहीं पे किसी बैच में, तो कहो तो मैं वो दे दूंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मत कराओ कोवेलेंसी, है ना। कोवेलेंसी मैं एक लाइन बोल देता हूं, पूछा है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना, है ना। नंबर ऑफ जो एलिमेंट का कोवेलेंसी निकाल रहे हो ना, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना कितने आ रहे हैं, वो उसकी हाईएस्ट कोवेलेंसी हो जाएगी उसके हिसाब से, है ना। एक एक होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट, बट वो 8 9 10 तक ही वैलिड है डेफिनेशन, उससे ज्यादा भला होगा नहीं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिख के बाकायदा आप अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो कोवेलेंसी का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से होगा। रिएक्शन वैलेंसी फैक्टर कॉन्सेप्ट से बना बैलेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं वैलेंसी फैक्टर कॉन्सेप्ट से बैलेंस, अभी सिखा दूंगा। पहले मैं कुछ सब्सटेंसेस के सिखा दूं आपको। तो पहला सब्सटेंस है हमारा जो है ना, वो है केमोनोफोर। सो केमोनोफोर जो सब्सटेंस इट इज पोटेशियम पर मैग्नेट, इट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, सो केमोनोफोर जो होता है, केमोनोफोर जो होगा वो पानी में जाके क्या बनाता है, के प्लस बनाता है और एमएनओ4 माइनस आयन बनाता है। यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 होती है, हाईएस्ट होती है। हाईएस्ट होने की वजह से ये क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देता है। तो इसकी जो पहली रिएक्शन है वो कौन सी है, वो है एसिडिक मीडियम में, है ना। एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शन है। तो एसिडिक मीडियम में आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि MnO4 माइनस आयन अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट करता है। तो ये +7 से कहां पहुंचता है, +2 में पहुंचता है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आती है पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल ही कर लो आप, क्योंकि एक में एक ही एटम है तो कितनी आ जाएगी बोलो, 7 -2 कर लेना, कितनी आएगी 5। तो एसिडिक मीडियम में जो वैलेंसी फैक्टर आता है वो कितना आता है, वो 5 आता है। और इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बोलो, m/5 आएगा। ओके, और ये हम लोग सॉल्ट एनालिसिस वगैरह में काफी यूज करते रहे। सॉल्ट एनालिसिस में जो है ना हम लोग इसका यूज करते रहे हैं लगातार, है ना। सॉल्ट एनालिसिस में इसका यूज होता रहा है। वैलेंसी फैक्टर हमने 5 यूज किया, एसिडिक मीडियम में 5 होता है ना। और इसको आप चाहो तो आप अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो, और वहां पर इसका जो है क्या होगा, इसका आपको एसआरपी का डेटा मिल जाएगा, है ना। और शायद मैंने दिया भी होगा एसआरपी का डेटा उस समय जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एसआरपी का डेटा भी आपके पास होगा, ठीक है। 1.5 ऐसा कुछ आता है इसका डेटा। एक मिनट देना, मेरे पास मिल जाएगा तो मैं अभी बता देता हूँ। 1.51, ठीक है। तो जो एसआरपी का वैल्यू है, E0 ऑफ एसआरपी जो है ना वो कितना हो जाएगा, वो 1.51 वोल्ट हो जाता है। तो ठीक ठाक वैल्यू है, और इसीलिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, केमोनोफोर का सबसे अच्छा रिएक्शन जो है ना वो कहां पे है, वो इसी में ही है, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा है आपका स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में, है ना, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, ठीक है। तो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में जब आप जाओगे तो MnO4 माइनस आयन अपने आप को किसमें कन्वर्ट करता है, MnO4 -2 आयन में, है ना। ठीक है, ये सब्सटेंस जो है ना +7 में है, ये सब्सटेंस जो है ना वो +6 में है। ये पिंक या पर्पल होगा, लिखा हुआ मिल सकता है आपको। और ये जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है ना। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट है ना। ये कौन सा आयन है, ये मैग्नेट आयन है ना। और ये कौन सा आयन है, ये परमैंगनेट आयन है, ये परमैंगनेट आयन है। ओके, तो वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आएगा यहाँ पे, है ना। वैलेंसी फैक्टर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर वो कितना आएगा, वो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपने देखा वो कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है। सो वैलेंसी फैक्टर बिकम 1, इक्विवेलेंट वेट बिकम m/1, इस तरीके से, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। और नेक्स्ट आते हैं, और इसमें
इसका दूसरा मीडियम ये नोट हो गया सबका, एसिडिक मीडियम वाला नोट हो गया है, जल्दी बोलो। नोटेड, ठीक है। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में उसके बाद आप लोग जाइए, और वो है वीकली बेसिक मीडियम। वीकली बेसिक मीडियम में क्या होगा, MnO4 माइनस आयन अपने आप को कन्वर्ट करता है MnO2 में। MnO2 इज +4। ये ब्लैक कलर का ब्लैक ऑक्साइड होता है, राख के जैसा काला सा होता है, ब्लैक ऑक्साइड है ना। और तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा बोलो, वो 3 का आएगा। तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना आता है, 3 आता है। इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, m/3 आता है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ये वैलेंसी फैक्टर नोट कर लो, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट उसमें, और वो है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में बात करें तो न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, MnO4 माइनस आयन भी MnO2 में ही जाता है, इसी में जाएगा, है ना। तो यहां पर भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है कितना आता है, 3 आता है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, वो m/3 आएगा। तो न्यूट्रल मीडियम में और उसमें दोनों में क्या होगा, है ना। अच्छा, मुझे कैसे पता है क्या बनेगा, मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। मैंने याद किया है, आपको भी याद करना पड़ेगा, है ना। मैंने याद किया है, आपको भी। ऐसे देखने से पता नहीं चलता है ना, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, देखने से बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, कुछ जगह मैं कहने, है ना। ठीक है, मैंने याद किया है, आपको भी याद ही करना पड़ेगा, वरना याद नहीं करेंगे तो समस्या आएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे ये सबसे हो गया इस तरीके से। ओके, तो ये नोट कर लो जरा, इसको नोट करो। नोट हो गया, ओके। नाउ अब हमारा एक दूसरा रिएजेंट था, और वो रिएजेंट था हमारा K2Cr2O7। ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट में मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था। वैसे तो K2Cr2O7 क्या था, 2K प्लस और Cr2O7 2 नेगेटिव, है ना। ये भी +6 में है और ये भी +6 में है ना। ठीक है, तो ये रहेगा। ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई थिंक द SRP वैल्यू वंस चेक, इट इज द SRP वैल्यू इज हैविंग, सॉरी एसिडिक मीडियम में लेते हैं पहले। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में क्या करता है, Cr2O7 2 नेगेटिव अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे +6 से कहां जाएगा, +3 में। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, एक एटम के लिए कितनी आएगी, 3 आएगी। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, वो 3 × 2 कितना, 6 हो जाएगा। सो द वैलेंसी फैक्टर बिकम 6, इक्विवेलेंट वेट बिकम m/6। कहां पर, एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में ये इसका SRP वैल्यू जो है ना, वो कितना है। न्यूट्रल में, हाँ न्यूट्रल में इसका तो रिएक्शन नहीं है K2Cr2O7 का। वीकली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में दोनों में सेम आता है, वीकली इसमें दोनों का सेम आएगा, है ना। H2O का वैलेंसी फैक्टर अभी तो बताया था हिमांशु गौतम, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आप नहीं थे क्या उस समय, है ना। H2O में एल्युमिनियम का KMnO4 बनाता है क्या, नहीं। H2O में H2O जो न्यूट्रल मीडियम होगा ना, न्यूट्रल मीडियम, उसमें अगर किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ये ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रोसेस है वो रिलेटिव प्रोसेस है, किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा किसको नहीं कर पाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। कोई आप लोग क्या सोचते हो, जब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है या कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है, तो कोई रिडॉक्स रिएक्शन या कोई भी सब्सटेंस किसी को ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा,
करेगा भी या नहीं करेगा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? मतलब क्या क्या आपके माइंड में बेसिक फंडामेंटल है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली रेडॉक्स रिएक्शन होगी और ये नहीं होगी? इसके लिए आपने क्या समझ रखा है ना? डेल्टा जी नहीं, डेल्टा जी तो बात की बात है, आप सिंपली क्या करो, उसका ई नॉट निकाल लो, एसआरपी वैल्यू, है ना, ये उसका सेल बना लो, ऑक्सीडेशन वाले को एनोड मान लो और रिडक्शन वाले को कैथोड मान लो और उसका ई नॉट निकाल दो। तो ई नॉट जब निकल जाएगा उसके थ्रू आप, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। समझे? तो आप जो कहते हो कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तो ये कब हो सकता है? न्यूट्रल मीडियम में जो इसका एसआरपी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग, सुनना, उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल मीडियम में जो इसका एसआरपी वैल्यू होगा, ठीक है ना, उस एसआरपी वैल्यू से कम वैल्यू रखने वाला कोई सब्सटेंस अगर इसे दिखाई देगा तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कहेगा मैं तो रिड्यूस होगा क्योंकि मेरा एसआरपी ज्यादा है। MnO4 माइनस आयन से MnO2 जाने के लिए जो आपका एसआरपी वैल्यू होगा न्यूट्रल मीडियम में, उससे कम एसआरपी रखने वाले सब्सटेंस को KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे यहां पर है, ऐसा नहीं है कि यार ये जो KMnO4 है एसिडिक मीडियम में सबको उठा के ऑक्सीडाइज कर देगा ना, नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा ना। फ्लोरीन को कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा, है ना। इस तरीके से जिसका एसआरपी वैल्यू, समझना, जिसका एसआरपी वैल्यू 1.51 से कम है उसको तो बनाना एनोड और KMnO4 को बनाना कैथोड, क्योंकि उसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा होगा वो खुद रिड्यूस होगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, तो उसको बनाना कैथोड और उसके बाद ई नॉट वैल्यू चेक करना मिला के, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पॉजिटिव कभी आ सकता है? तभी आ सकता है जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो एसआरपी वैल्यू है उससे कम एसआरपी रखने वाले सब्सटेंस को रिएक्ट कराओगे। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, बिल्कुल पढ़ा था, बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ा था आपने, वही पढ़ा था, उसीलिए मैं समझा रहा हूं। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो बेस्ट यूज है वो कहां पर है? वो सबसे ज्यादा तो आपको वहीं पे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था? ऑर्डर होना चाहिए था टॉपिक का, पहले ये रेडॉक्स, फिर इलेक्ट्रो, और उसके बाद कहीं सॉल्ट और देन पी ब्लॉक, वो था, या पी ब्लॉक पहले आता, सॉल्ट बाद में आ सकता था, कोई दिक्कत, तो दोनों चीजें ठीक थी, है ना। नेक्स्ट क्या होगा, इसमें आगे बढ़ते हैं। बेसिक मीडियम की बात करें, बेसिक मीडियम में मैं समझा चुका हूं, वैसे तो सॉल्ट एनालिसिस में समझा चुका हूं, इसका बेसिक मीडियम की बात कर लेते हैं, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं ताकि नोट्स कंप्लीट हो जाए। Cr2O7 जो होगा वो किस में कन्वर्ट होता है? CrO4 2 नेगेटिव में। बेसिक मीडियम में रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। बेसिक मीडियम में केबल और केबल क्या होता है? मीडियम में परिवर्तन होता है, दोनों +6 में है। ठीक है, ये कैसे कलर का होता है? ये ऑरेंज सोल्यूशन होता है इसका, ठीक है, इसका येलो सोल्यूशन होता है। आपको याद होगा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, है ना। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जो CrO2Cl2 की जो वेपर बनती थी उनको NaOH में पास किया जाता था। तो NaOH में पास करने पर जो येलो कलर का सोल्यूशन बनता था वो Na2CrO4 का बनता था। तो Na2CrO4 का इसीलिए बनता था क्योंकि ये जो है ना, ये क्या होगा, ये क्रोमेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो होता है ये अच्छा है ना, ये वाला क्या होगा, ये स्टेबल है किसमें? ये स्टेबल है, स्टेबल इन बेसिक मीडियम। ये सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्ट में पढ़ाया है। और ये क्या होगा, ये स्टेबल है किसमें? स्टेबल इन एसिडिक मीडियम। मैंने सॉल्ट में ये भी बताया है कि जब आपको ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना हो तो इससे परफॉर्म करना, और जब आपको प्रेसिपिटेट बनाना हो तो आप इससे परफॉर्म करोगे। ठीक है, आ गया बात समझ में, है ना? ठीक है, बताया मैंने, ये आपको यहाँ पे इसका एसआरपी वैल्यू बताया था, इट इज 1.33, इट इज 0.33, ऐसा कुछ था, वैल्यू काफी कम है इसके एसआरपी का। मतलब जब ये जाएगा, ये अपने आप को जब यहां ले जाता है क्रोमियम 3+ में, यू आर गेटिंग वेरी लेस एसआरपी वैल्यू, बट ये जब यहां जाता है तो यू आर गेटिंग अ गुड एसआरपी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू है, इट इज 1.33, ऐसा कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो
यहां पे क्या होगा, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है, ये अच्छा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बनता है, ये सब हुआ है क्लास के अंदर। और ये सब चीजें जो है ना अपने उसमें भी आएंगी। पहले जो क्वेश्चंस आते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते थे रिडॉक्स के, उनमें भी ये सब का यूज होगा। तो ये मैंने 2 फेमस रिएजेंट के बारे में आपको बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आप बात करते हैं, एक हमारा और फेमस रिएजेंट है और वो है हमारा फेरस सल्फेट। तो आपको मैंने बता ही दिया था। जो अभी इस साल इसमें आया वो है फेरस ऑक्सलेट, है ना। फेरस, या पहले मैं ऑक्सलिक एसिड पढ़ा देता हूं, ज्यादा बेटर होगा। सो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड वाला वो है H2C2O4, दैट इट इज ऑक्सलिक एसिड, है ना। ऑक्सलिक एसिड, है ना। ऑक्सलिक एसिड बड़ा ही फेमस जो है ना, ठीक है। तो ऑक्सलिक एसिड जो है ना वो क्या होगा, ऑक्सलिक एसिड जो होगा वो काफी जो है ना फेमस कंपाउंड है एग्जामिनर के लिए, है ना। एग्जामिनर काफी पसंद करते हैं इसको लेकर क्वेश्चन बनाना। और क्यों पसंद करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या होगा, ऑक्सलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप बनाओगे ऑक्सलिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो यू विल फाइंड दैट H atoms are bonded with O atom। तो ये एसिड है, तो ये डाइबेसिक एसिड है एक्चुअली, है ना। एसिड जो है ना वो डाइबेसिक है। और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कार्बन की तो +3 आ रही है। कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो तो वो +3 आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन को +3 से +4 में भेजा जा सकता है। साथ में क्या होगा, H एटम जो है ना यहां पर क्या होगा, एसिडिक H है, तो आप इसकी रिएक्शन NaOH से भी करा सकते हो। तो H2C2O4 ऑक्सलिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड बेस रिएक्शन भी परफॉर्म करता है, और साथ में रिडॉक्स रिएक्शन भी परफॉर्म करता है। तो एक ही सब्सटेंस में दोनों के कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, और अच्छा बन जाता है क्वेश्चन, बिकॉज एक सब्सटेंस है, 2 अलग अलग कंसेप्ट को मिला के जो है ना क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं किसका, एसिड बेस रिएक्शन, है ना। एसिड बेस रिएक्शन, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, H2C2O4 का रिएक्शन अगर हम NaOH से करा दें तो NaOH पहले हाफ न्यूट्रलाइज होगा। मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, बिकॉज आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है। तो ये क्या होगा, पहले आधा न्यूट्रलाइज हुआ, 2 में से 1 H मेंटेन है, तो इसलिए क्या होगा, यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम, और ये क्या कहलाएगा, हाफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा, 2 में से 1 खत्म हुआ है। लेकिन अगर हम इसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कराएं, Na2C2O4 बनेगा प्लस 2H2O बनेगा, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होगा, 2H प्लस थे, दोनों गायब हुए, है ना, दोनों न्यूट्रलाइज हुए, सो द वैलेंसी फैक्टर बिकम 2। तो एसिड बेस रिएक्शन के दौरान जो वैलेंसी फैक्टर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, देख लीजिएगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जामिनर NaHC2O4 का न्यूट्रलाइजेशन करने की बात कहे, इसको न्यूट्रलाइज करने की बात कहे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने की अगर बात बोलेगा तो ठीक है भाई, इसको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके पास एक H प्लस आयन एसिडिक है, ठीक है, तो Na2C2O4 करेंगे, ये हो जाएंगे। तो यहां पे भी वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, यहां पे भी वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि एसिड बेस रिएक्शन के दौरान, सुनना जो मैं बोलूंगा अच्छे सुनना, एसिड बेस रिएक्शन के दौरान रिडॉक्स नहीं हुआ है। एसिड बेस जब रिएक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। किसका, कार्बन का, +3 था, ऑक्सलेट जैसा है वैसा ही है, ऑक्सलेट जैसा है वैसा ही रखा हुआ है। ऑक्सलेट आयन के कार्बन को NaOH ने नहीं छेड़ा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो एसिड बेस ही होगा, जब रिडॉक्स होगा तो रिडॉक्स ही होगा, दोनों मिक्स होकर नहीं आएंगे, दोनों मिक्स होकर नहीं आएंगे। अब ये इसका हो गया एसिड बेस रिएक्शन। अब मैं परफॉर्म कराता हूं इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन ना, ऑक्सलेट आयन या H2C2O4 जो भी आप करें, इस तरीके से। तो ऑक्सलेट आयन बहुत आसानी से, और जो प्रैक्टिकल कराया जाता है लैब में वो ऑक्सलेट का ही प्रैक्टिकल केमोनोफोर के साथ कराया जाता है।
इस चैप्टर के आखिरी में मैं डिस्कस करूंगा उसको। तो जो C2O4 2 नेगेटिव होता है, उस C2O4 2 नेगेटिव को अगर आप मान लो KMnO4 वगैरह से क्या करा सकते हो, ठीक है, क्या करा सकते हो, ऑक्सीडाइज करा सकते हो, है ना। तो ये किस में चला जाएगा, ये CO2 में चला जाएगा। अभी हम KMnO4 पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। हमें ये देखना है कि यहां पे जो कार्बन था वो +3 स्टेट में था और उसको KMnO4 ने कहां भेज दिया, +4 स्टेट में भेज दिया, तो हो गया ऑक्सीडेशन, है ना। मुझे अब बता सकते हैं ऑक्सीडेट आयन का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, ऑक्सीडेट आयन का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, वेरी गुड, है ना। तो एक कार्बन किस में गया, एक कार्बन का चेंज जो है ना, अगर आप यहां फिर से डिटेल में जाना चाहें, बिल्कुल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर एटम जाना चाहें तो कितना बोलोगे, बोलो 1 बोलोगे। लेकिन ऑक्सीडेट आयन में 2 कार्बन एटम है, तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, बोलो, वो 2 आ जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा, ये इसका वैलेंसी फैक्टर भी बन जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर 2 बन जाता है, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर 2 बन जाता है, ठीक है। हाँ, एसिड बेस रिएक्शन के समय, एसिड बेस रिएक्शन के समय केवल एसिड बेस ही होगा और रिडॉक्स के समय रिडॉक्स ही होगा, है ना, इस तरीके से होगा। रिडॉक्स के समय ऑक्सीजन रिडक्शन जब होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि नेट जो रिएक्शन है, जैसे आपको उसमें पढ़ाया गया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, एक रिएक्शन हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि 2 रिडॉक्स रिएक्शन को ऐड करने के बाद जो आउटकम है वो नॉन रिडॉक्स आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है ना, आ सकता है। मतलब एसिड बेस, अगर आप मतलब कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, इन दोनों को जब जोड़ते हो तो क्या बनता है, क्या बनता है इन दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को ऐड करने पे कैथोड पर कैथोड पर रिडक्शन नहीं, एक नाम है सेल रिएक्शन बनता है। तो ये जो सेल रिएक्शन है ना, ये सेल रिएक्शन जो है ना वो नॉन रिडॉक्स के फॉर्म में आ सकता है, नॉन रिडॉक्स के फॉर्म में आ सकता है ना, ये आ सकता है, नॉन रिडॉक्स के फॉर्म में आ सकता है ना। कैंसिल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर नॉन रिडॉक्स के फॉर्म में आ जाता है ना, नॉन रिडॉक्स के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। हाँ एसिड, अरे यार तुम लोग मारोगे, फिर वही है, फिर कहोगे सिलेबस पीछे हो गया, तो सब कुछ एक मिनट रुक देना मुझे। इसको ऐड करो, ये एनोड है, दिख रहा है आपको, ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, इस किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2+2H से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो रहा है। क्या इसको एनोड बनाया जा सकता है, इसको एनोड बना सकता हूं, हाँ बना सकते हैं। इसको यहां पे H+ आयन को क्या हो रहा है, ठीक है, आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को जोड़ो तो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, बोलो, सेल रिएक्शन बनेगा। सेल रिएक्शन जब आप ऐड करोगे ना तो H2 गैस, 2OH- आयन, 2H+ आयन will give you 2H2O
प्लस H2 गैस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कैंसिल करोगे? 2। भाई मेरे ये कैंसिल हो रहा है तो, और ये 2 2 2 दिख रहा है ना, 2 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा H प्लस आयन और OH आयन विल गिव यू H2O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कैंसिल? 1। ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? ये न्यूट्रलाइजेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन ही लिखा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड से आता है H प्लस आयन, बेस से आता है OH आयन, मिलके पानी बनाते हैं ना। और ये नॉन रिडॉक्स हो गया है, देखो ना आप, ये नॉन रिडॉक्स हो चुका है। तो दो रिडॉक्स रिएक्शन को ऐड किया तो नेट क्या होता है? कभी कभी आउटकम कैसा आता है? नॉट कैसा आता है? नॉन रिडॉक्स आ जाता है। सो बी केयरफुल, है ना, ठीक है। इस तरीके से जो होगा, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, थोड़ा थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा याद कर लो, है ना। इतना डिप्रेस, पता नहीं क्यों आप लोग इतना डिप्रेस फील करते हो। ऐसा कोई चीज कुछ बताता हूं तो आप हाथ खड़े कर देते हो, नहीं पढ़ाता हूं तो आपको लगता है कि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, जब पढ़ाना शुरू करता हूं तो आप कहते हो कि अब याद क्या क्या रखें, है ना। हाँ कभी कभी आता है, बिल्कुल, कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे आएगा ऐसा, कुछ स्पेशल केसेस है वहीं पर आएगा, मैं हमेशा तो ही ना होगा। फिर रिडॉक्स का अगर सबको ऐसे ही आना था तो रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। बट कभी कभी इस तरीके का सिचुएशन भी आता है ना, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं और हम लोग वापस आते हैं। ये वाला पॉइंट नोट करना हो नोट कर लो, किसी को ये नोट करना हो तो नोट कर लो, है ना, कभी पूछ सकते हैं, आपके टेस्ट वगैरह में आ सकता है, ठीक है। नहीं नोट हुआ है? ये नॉन रिडॉक्स कैसे हुआ? यहां देखो ना, अगर आप देखो ना, इसमें कहीं पे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होगा, साथ में होगा। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ में ही होगा, बिल्कुल सही है ना, वहीं से साथ में होना चाहिए, ठीक है। गॉट इट? आगे बढ़ूं भाई? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। हाँ, ऊपर में n इक्वल टू 2 था, जब आपने कैंसिल किया तब ये 2 था, लेकिन बाद में आपने यहां पे 2OH 2H प्लस और 2 वाटर, तो पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया तो यहां 1 1 1 आ गया। सुनना मैं जो बोलूंगा, जब आप सेल रिएक्शन को सुनो, जब आप सेल रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो तो वो एनोड भी 2 से डिवाइड होता है और कैथोड भी 2 से डिवाइड होता है, इसलिए यहां 1 1 होगा और नेट में इलेक्ट्रॉन बना, फिर यहां 1 हो गया है, समझे, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। गॉट इट? ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं हटा रहा हूं इसको, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने ऑक्सलेट का, और ऑक्सलेट के बारे में हमने आपको सिखाया कि एक ऐसा सब्सटेंस है ना, एक ऐसा फेमस सब्सटेंस जो कि एसिड बेस रिएक्शन भी देता है और क्या देता है, और आपको रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन में परफॉर्म करता है। इसीलिए एग्जामिनर की पसंद में आता है, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड को देकर स्टूडेंट को दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को टेस्ट करवा सकता है, ठीक है, ठीक है। वो पार्शियल आर्शियल प्रेशर की फिर बाद में बात करें, अभी अभी इलेक्ट्रो पे मत ले जाओ मेरे को बार बार, है ना, बार बार आप इलेक्ट्रो पे मत खींचो मुझे, है ना, उठा के। तो यहाँ पे FeC2O4 जो है ना, ये हो गया एक कंपाउंड दे रहा हूं जो अभी जेई मेन में, इसी साल जेई मेन में आया था ये, अभी फेरस ऑक्सलेट। और ऐसा कभी हुआ भी नहीं कि मैंने कभी पढ़ाया और इसको, इस कंपाउंड को ना पढ़ाया हो, तो ये कंपाउंड पढ़ाया गया था, कर दिया होगा बच्चों ने, ठीक है। तो फेरस ऑक्सलेट है, तो ये फेरस ऑक्सलेट को अगर हम FeC2O4 को ऑक्सीडाइज कराएं तो यू विल गेट Fe3 प्लस आयन और CO2। मुझे आप इसका वैलेंसी फैक्टर बता सकते हैं कितना आएगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर बताया ना, वेबसाइट पे ले लो, मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, सब जगह तो है ना। अभी तक किसी का भी आंसर सही, एक का सही आया आंसर, अभी 2 3 लोगों का आ गया, हाँ गुड।
तो फेरस ऑक्सिलेट है, तो फेरस का फील आ रहा है। फेरस का फील का मतलब क्या है? फेरस का फील का क्या मतलब है? फेरस का फील का मतलब क्या है? +2 होगा। फेरिक का मतलब +3 होगा, तो ये +2 में है। ऑक्सिलेट है तो कार्बन किस में होगा बोलो? +3 में होगा। तो ये जो +2 वाला है वो किस में गया? +3 में गया। एक का चेंज आया, एक का चेंज आया, तो वैलेंसी फैक्टर कितना? 1 आ गया। प्लस यहां पे क्या होगा? +3 से कहां गया? +4 में गया। तो कार्बन का चेंज कितना आया? कार्बन का चेंज आया 1 यूनिट का, लेकिन 2 कार्बन है तो 2 यूनिट का चेंज आएगा। दिस वे वी विल गेट 3 वैलेंसी फैक्टर। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, समझ में आया होगा? ओके, नाउ FeC2O4 जो होगा, FeC2O4 जो होगा वो क्या होगा? वो Fe3+ होगा और CO2 होगा। आप चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, तो बैलेंस करोगे तो ये Fe है, ये Fe है, कार्बन 2 है लेकिन कार्बन 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो? कार्बन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, तो फिलहाल नंबर ऑफ एटम बैलेंस हो गए। अब आप चार्ज बैलेंस करो, तो रिएक्टेंट साइड में चार्ज कितना है बोलो? रिएक्टेंट साइड में चार्ज जो है ना वो जो है ना क्या है? 0 है, और यहां कितना है? +3 है। यहां पे कितना चार्ज है? 0 है, और यहां पे कितना चार्ज है बोलो? यहां पे +3 है, तो +3 यहां भी 0 बनाना पड़ेगा, तो आप -3 करना, और -3 करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना मानते हैं? -1 यूनिट। तो ऐसे करके आप चार्ज जोड़ोगे, तो आप ये पाएंगे कि जो 1 मोल जो है ये सब्सटेंस है, लिखा रहता, ये 1 मोल जो सब्सटेंस है इसके लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है बोलो? इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है कितने आ रहे हैं? 3, तो वैलेंसी फैक्टर बिकम 3। ओके, अगर आपको प्रोडक्ट का चाहिए तो प्रोडक्ट का भी आ जाएगा। आप CO2 का बता सकते हैं कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर? CO2 का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 3/2। वेरी गुड। यहां पे आप कहोगे सर 2 मोल CO2 फॉर्म्ड हो रहा है with the transfer of 3 electron, 3 mole electron, 2 moles of CO2 is formed with the transfer of 3 mole of electron. So the for 1 mole of CO2, so 1 mole of CO2 के लिए जो वैलेंसी फैक्टर बनेगा that become 3/2. Got it? ठीक है, कोई समस्या नहीं किसी के लिए, है ना? आ गया समझ में? क्लियर है ना? FeC2O4 का 0 क्या लिखा है? 0 इज अ चार्ज, चार्ज 0 था, यहाँ पे 0 जो था चार्ज था इस पूरे कंपाउंड पे, ये 0 था। यहाँ पे +3 था, तो +3 को -3 करके तभी यहाँ पे 0 आएगा, तो -3 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, ऐसे किया। फर्स्ट मेथड में हमने चेंज इन ऑक्सीजन एटम का क्यों नहीं लिया? ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी -2 स्टेट में है, यहाँ पे भी -2 स्टेट में है। जब हमने ऑक्सीजन का -2 माना था, जब हमने ऑक्सीजन का -2 माना था, तब हमें, जब हमने ऑक्सीजन का -2 माना था तब हमें कार्बन का +3 मिला था, तब हमें कार्बन का +3 मिला था जानवी, ठीक है? फेरस ऑक्सिलेट का नेचर क्या होगा यार? इसमें दोनों ही जो होंगे ना, दोनों ही हार्डलाइज करेंगे, नेट में देखना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट, क्योंकि Fe2+ का भी हार्डलाइसिस होगा, और ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, तो दोनों देख के चलना पड़ेगा आपको। के भी वैल्यूज जब पता होंगे तभी आप बता पाओगे नेट नेचर क्या आएगा। हाँ, लेकिन इसकी गारंटी है कि यहाँ पे ये Fe2+ आयन का भी हार्डलाइसिस होगा और ऑक्सिलेट का आयन का भी होगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या आया था मेंस में? कराएंगे, अभी कराएंगे ना, करा देंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, वो मेंस वाला क्वेश्चन भी करा देंगे, और जो पहले भी आए हैं उनको भी कराएंगे, सभी क्वेश्चंस कराएंगे। पहले कंप्लीट कर ले। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेमस कंपाउंड है इस टॉपिक में, वो हमारा है ये वाला, ये Na2S2O3, Na2S2O3 दैट कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट, है ना? सोडियम थायोसल्फेट, ये हमारा नेक्स्ट फेमस कंपाउंड है, ठीक है? तो मोस्टली सोडियम थायोसल्फेट जो होता है S2O3 2 नेगेटिव जो होता है वो किस में जाता है? S2O3 2 नेगेटिव जो होगा, सो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन S4O6 2 नेगेटिव में, सोडियम टेट्राथायोनेट में इसमें कन्वर्ट होगा। यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है +2 आती है, यहां पे जो आती है +2.5 आती है।
तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कितना इसका सोडियम थायोसल्फेट का या थायोसल्फेट आयन का कितना ऑक्सीजन नंबर आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल सही। इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा? 1 आता है। ठीक है, ये आएगा 1। कितना? 0.5 का चेंज है एक के लिए, इंटू 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 2 करोगे तो क्या होगा? वो 1 आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। इसका कितना आएगा सोडियम टेट्राथायोनेट का? कितना आएगा? 2 आ जाएगा, है ना। कैसे करोगे? 0.5 इंटू 4 कर लेना तो 2 आ जाएगा, बिकॉज में 4 एटम है सल्फर के, ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद करनी बेटा, याद तो करना ही पड़ता है ना, याद तो करना ही होगा, तभी तो स्पीड आएगा, वरना कैसे याद? जब याद नहीं करोगे तो कैसे आएगा? ओके, तो ये होगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके लिए, जैसे आयोडीन है, आयोडीन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, है ना। इस पर एक बात कर लेंगे आयोडीन सॉल्यूशन का, है ना। तो आयोडीन सॉल्यूशन में क्या होगा? I2 जो होगा वो क्या करेगा? I2 जो होता है वो यहाँ पे 0 में है बेसिकली, दो I2 जो होगा वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है? I माइनस आयन में कन्वर्ट करता है ऐसे। तो I2 का वैलेंसी वेक्टर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 से कहां जा रहा है? -1 में जा रहा है। तो वैलेंसी वेक्टर कितना बन जाएगा बोलो? 2 बन जाता है। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? I माइनस आयन का 1 हो जाएगा। -1 से 0 में जा रहा है, यहां 2 एटम है, यहां तो एक ही एटम है। I2 में 2 एटम है, I माइनस आयन में एक ही एटम है, तो यहां पे 1 ही आएगा, है ना। चाहो तो बैलेंस कर लो। I2 से क्या बनाओगे? 2I माइनस आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर लो। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 2 मोल। तो वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा? 2। इसके 2 मोल से कितने ट्रांसफर है? 2 मोल। 2 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल, तो वैलेंसी वेक्टर कितना आ जाएगा बोलो? 1 आ जाएगा, है ना। और केमिस्ट्री में जब भी आयोडीन होगा, केमिस्ट्री यहां पे जब भी आप रिडॉक्स में या कहीं पर भी देखोगे, तो I2 जब भी बनेगा, इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है? इसी से कराई जाती है, सोडियम थायोसल्फेट से कराई जाती है। दैट कॉल हाइपो सॉल्यूशन कहलाता है लैब के अंदर। सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Na2S4O6 प्लस 2NaI। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है। जब जब आयोडीन बनेगा किसी क्वेश्चन में, उसका जो फर्दर रिएक्शन कराया जाएगा आगे, आयोडीन जो बनेगा, उस आयोडीन कितना बना है वो जानने के लिए हमेशा आयोडीन का रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम थायोसल्फेट से कराते हैं। यस, यस यस, फेरस ऑक्सलेट में वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा, बिल्कुल सही है, वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा। किसको प्रॉब्लम है इसमें अभी भी? एक मिनट रुकना सर, वो FeC2O4 में आपने एन फैक्टर 3 कैसे लिखा है अभी? अब पूछ रहे हो? हाँ दे दूंगा। ये कौन है? के अरे यार, इसमें देखो, फिर मैं मिटा रहा हूं, बस इसके बाद मिटा दूंगा, एक बार देख लो भाई। फेरस ऑक्सीडेट, फेरस में +2 स्टेट में था, ऑक्सीडेट है तो कार्बन +3 स्टेट में था, तो +2 से +3 में गया, एक का चेंज आया है ना। +2 से +3 में गया, 1 का चेंज आएगा, तो 1 यहां लिखा हुआ है। कार्बन जो था वो +3 से कहां गया? +4 में गया, तो 1 यूनिट का चेंज आएगा, लेकिन कार्बन यहां पे 2 है, तो पर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है ना, तो मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो क्या होगा? वो 2, एक के लिए 1 का चेन, 2 के लिए 2 का चेन, तो यहाँ पे 2 लिखा है, वैसे 3 आ जाएगा। या फिर आप बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करोगे तो 1 मोल के लिए कितना ट्रांसफर आ रहा है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ रहा है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, के है ना, क्या नाम है आपका? के है ना, आपने को समझ में आ गया ना? ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको। ओके, हाइपो सोल्यूशन जो होता है Na2S2O3.2H2O, है ना, इसका हाइपो सोल्यूशन बोलते हैं इसको। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन को ही बोलते हैं, है ना, सोडियम थायोसल्फेट के सोल्यूशन को ही बोलते हैं।
तो कुछ ये क्वेश्चंस हो गए हैं ना इस तरीके से। बाकी आपको H2O2 के बारे में मैंने बता ही दिया है, इसके बारे में सारा चीजें डिस्कशन में आ चुका है। H2O2 का बैलेंसी फैक्टर डिस्कशन में आ चुका है आपका। H2O2 जो है ना के बारे में बात कर लेते हैं। तो H2O2 क्या करेगा, H2O2 या तो O2 में जाता है या फिर H2O2 किस में जाएगा, H2O में जाएगा या OH आयन में जाएगा, इस तरीके से। तो ये -1 से कहाँ जाता है, 0 में जाता है। तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो, 2 आएगा। ये -1 से कहाँ जाएगा, -2 में जाएगा, यहाँ भी -2 आएगा, है ना। तो यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बोलो, 2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या आता है बोलो, m/2 आता है। तो इसका 34 डिवाइड बाई 2 17 आता है ना। H2O2 का भी वैलेंसी फैक्टर जो है ना वो किसी भी तरीके से वो वर्क करे। यहाँ पे H2O2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हुआ है डिस्कशन H2O2 के समय, मैंने पढ़ा दिया था, वहां भी पढ़ा दिया था, ठीक है इस तरीके से। सोडियम हाइपोसल्फेट तो शायद मैंने नहीं सुना है नाम इसका ना, सोडियम थाओसल्फेट ही सुना है मैंने जब भी किसी को बोला है। बताएंगे इसके बारे में, है ना, क्योंकि हम क्यों इसको यूज करते हैं उसको बताएंगे ना, ठीक है। हाइपो टर्म जो लगाते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर कम के लिए लगाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है तो वो इसलिए हाइपो लगाया गया है, ठीक है। O के ऊपर -2 कैसे आया, -2 तो होगा ही। H2O में H एटम का क्या होगा, +2 होगा। H एटम का +1 होगा तो O एटम का -2 आ जाएगा, ठीक है। KVPy देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए KVPy। KVPy जब दोगे तो उसका फायदा ये होता है कि आप एक रियल इन्वायरमेंट में आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है। ऑक्सीडेशन के नीचे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ तो आता है तो पढ़ो ना, बायो भी आता है तो आता है ना, ऐसा थोड़ी ना है। बायो भी आता है, अब सीधी बात है, आएगा ही। जब एग्जाम देना तो करोगे ये ना, पढ़ो आता है तो, वरना मत दो, सीधी बात है। सोल्जर बनोगे तुम कहोगे कि गोलियां नहीं चलेंगे, तो ऐसा थोड़ी ना है, चलेंगी वो तो, वरना मत बनो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आप कंप्लीट कर लिया आपने, है ना, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब कुछ और सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं, कुछ और रिएक्शंस की बात करते हैं। और वो रिएक्शंस है जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे। नहीं, जो केवीपीवाई का जो है डिस्कशन में सिर्फ इतना मेरा इतना है कि केवीपीवाई अगर आप देते हैं तो आप एक आईआईटी से पहले आप क्या करते हैं, एक रियल इन्वायरमेंट में आप एक टेस्ट में बैठ जाते हैं, तो एक क्रॉस चेकिंग हो जाता है, एक मतलब एक मेंटल स्टेटस की आपका एग्जाम में कैसा रहता है, टेम्परामेंट वाला जो पार्ट है वो हो जाता है ना। तो वो वाली बात है ना। जैसे कोई भी क्रिकेट टीम जो है ना, जब जाती है किसी दौरे पर, तो पहले उनके जो अंडर 19 या दूसरे जो उनकी टीम होती है, ठीक है ना, जो टीम होती है उनसे पहले मैच खेले जाते हैं ताकि वो वहां का एनवायरमेंट उस पर सेट हो जाए। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन इमेजिन, और उस हिसाब से आप केवीपीवाई दे सकते हो, है ना। केवीपीवाई में मैं सिलेक्ट या परफॉर्मेंस वाला बात नहीं है, बट एक रियल इन्वायरमेंट में टेस्ट देना, उससे एक प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि देना चाहिए,
है ना। बाकी मेरा भी अपना पूरा फोकस जो है ना वो आईटी प्रिपरेशन पर ही रहता है, मैं और कुछ करवाता भी नहीं हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को जो मैं कह रहा हूँ। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन जो है ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है वो पता है आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो ठीक है वो दोनों यहाँ पे परफॉर्म होंगे। ओके, इस तरीके से नाउ आगे बढ़ते हैं और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन लिखते हैं। तो क्लोरीन गैस मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी हेलोजेंस है वो डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं बेसिक मीडियम में, और मैंने पाया है कि मेनली जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं वो बेसिक मीडियम में ही परफॉर्म हो रही है ना। ज्यादातर मेरे जितने भी नॉलेज में है, जितना भी मैंने देखा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को, तो मोस्ट ऑफ द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में ही परफॉर्म होती है। ये तो बात होगी केमिस्ट्री की। अगर कुछ बिहेवियर की बात करें, बाकी जो यहाँ पे आएगा कैसे आएगा, क्लोरीन जो बेसिक मीडियम में मान लो हम बात करते हैं, तो बेसिक मीडियम में क्लोरीन Cl मायासान और ClO3 मायासान में जाता है, ऐसे जाएगा। एक तो तरीका है कि आप बैलेंस करके काम कर लो, और दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं वैलेंसी फैक्टर का, आप उसे याद रखिए N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2, बिकॉज बड़ा पड़ जाएगा आपको, नहीं तो इसको याद रखो N1 N2। ये ड्राइव किया, ये बड़ा कोई ऐसा नहीं, कोई 30 मार्क का वाला नहीं है फॉर्मूला, दैट कैन बी ड्राइव्ड, वो ड्राइव किया जा सकता है, बट हम लोग आगे याद रखें डायरेक्ट तो ज्यादा अच्छा है। N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 आता है। N1 क्या मतलब है यहाँ पे, N1 का मतलब ये है कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। और N2 का मतलब है कि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 जो है ना वो होगा इस तरीके से रहता है। सो N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 निकालना है, सिंपल। तो हम लोग N1 को खोजते हैं, तो N1 में क्या होगा, 0 से कहां गया, ये +5 में जा रहा है, और ये 0 से -1 में जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये कौन सा प्रोसेस है, ये तो है रिडक्शन, और यहां से यहां जो जा रहा है +5 है, ये है ऑक्सीडेशन। हमें क्लोरीन के लिए N1 की वैल्यू चाहिए, तो N1 क्या था, N1 क्या लिखा है पढ़ो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये वाली हो रही है, इसमें टोटल चेंज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल चेंज बताओ, 10 आ रहा है ना। टोटल चेंज कितना आ रहा है, कुशागर का आंसर आ गया बिल्कुल, और लोग, विशाल का भी आ गया, सही है सही है, अजय का भी आ गया, अमन का भी आ गया, गुड गुड, सौरभ, सबका आ रहा है, ठीक है। तो 0 से +5 में गया तो 5 का चेंज है ना, ठीक है, 5 का चेंज आएगा, लेकिन 2 एटम है Cl के, तो 5 इंटू 2 करके 10 कर लेना। अब आ जाओ N2 के बारे में, तो N2 में क्या होगा, 0 से कितना गया था, -1, तो रिडक्शन हुआ, कितने का चेंज आया, 1 का, लेकिन 2 Cl है, तो कितना चेंज हो जाएगा बोलो, 2 का। यहां वैल्यू पुट कर दो, यहां वैल्यू पुट कर दो, N1 कितना था 10, N2 कितना था 2, डिवाइड बाई क्या करोगे 10 + 2, सो दैट बिकम 20 अपॉन 12, तो 4 पंचे 4 3 5/3 आंसर आ जाएगा। सो वैलेंसी फैक्टर बिकम कितना आएगा बोलो, ये 5/3 आएगा। तो कंसेप्ट वाला पार्ट समझ में आया, पूरा तरीका समझ में आ गया 5/3 का, लगभग कर ही लिया सब लोगों ने, है ना। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, आपको ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल दूं इसका, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ना वो है आपके लिए ये जो आप अभी करते आए हैं, P4 का याद है आप लोगों को, रिएक्शन याद है P4 का, बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो क्या बनेगा P4 NOH की प्रेजेंस में क्या बनेगा, याद है आप लोगों को, मैंने ये रिएक्शन पढ़ाया है आपको व्हाइट फास्फोरस का, हाँ PS3 बनेगा, बिल्कुल। एक तो कंपाउंड PS3 बनता है, बिल्कुल इतना तो याद है आपको। व्हाट अबाउट सेकंड कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड क्या बनता था, सेकंड कंपाउंड क्या बनता था, ठीक है, सेकंड कंपाउंड जो है ना वो बनेगा Na2H, नहीं NaH2PO2, क्या था S3PO2 बनेगा ना, S3PO2, हाँ यही होगा NaH2PO2,
ये बनेगा। ठीक है, बताइए क्या आएगा और बताओ भाई, वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा? हाँ, पर मॉलिक्यूल ही देखना है। पर ऑक्सीडेशन ये लिखा है ना, देखो पढ़ो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन में, टोटल लिखा है ना टोटल, तो टोटल लेना ही पड़ेगा इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, यहां पे आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं थोड़ा और चेंज करूं? चलो भाई ऐसा कर लो, पर मॉलिक्यूल कर लो, और क्या है, यहां भी कर लो पर मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। बहुत सारे लोगों का 3 आ रहा है आंसर, है ना, तो लगभग सभी का ही 3 आ रहा है, तो फिर आंसर सही होगा, है ना। तो देखें क्या करें, कर सकते हैं। तो सब लोगों ने काम किया इस पर, क्या कर सकते हैं? देखिए यहां पे 0 है, ये -3 है, ओके, और ये 0 है, और ये कितना है, ये +1 है। ये 0 से -3 और 0 से +1, ओके, ऐसा रहता है। तो 0 से -3 पे जाएगा तो कितने का चेंज है? ठीक है, N1 क्या है? N1 था ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन निकालते हैं। तो भाई 0 से कहां गया? +1 पे गया, तो 1 का चेंज आया ऐसे। लेकिन अपने पास 4 एटम है भाई, तो इंटू 4 कर लो। N2 क्या था? रिडक्शन के लिए था, तो 0 से कहां गया? -3, कितना चेंज आया? 3 का। लेकिन हमारे पास कितने एटम है? 4, तो क्या हो जाएगा बोलो? 3 × 4 दैट बिकम 12। सो जो वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा? वैलेंसी फैक्टर बिकम 4 × 12 डिवाइड बाई 4 + 12 दैट बिकम 48/16 दैट बिकम 3। वेरी गुड, सभी का सही आया। कोई की मैंने अभी स्क्रीन पे किसी का भी गलत आंसर नहीं देखा है, सभी लोगों का आंसर सही आया है ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना, गुड गुड गुड, है ना, ये सही है। ओके ओके ओके, 3 आ गया, देन आगे। ओके ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं। इसमें 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं, और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, यहां पे इसका डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। हेडिंग लिख देना आप, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। सो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 क्या होगा? H2O2 का जब डिकम्पोजिशन करते हैं, ये कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा पार्ट है, लेकिन मैं इसीलिए मैं इसको समझा दे रहा हूं। आपको क्या लगता है ये जो रिएक्शन लिखी हुई है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 का, ये क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन को क्वालिफाई कर रहा है ना? क्या ये डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन लिखा है, क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ H2O2 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को क्वालिफाई कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। यहां पे -1 से -2 में जा रहा है, तो यहां से यहां जब देखोगे तो आपको रिडक्शन दिखाई देगा H2O2 का, और यहां से यहां जब देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ऑक्सीडेशन दिखाई देगा, है ना, यहां पे ऑक्सीडेशन दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरा कंसर्न यही है कि आप इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल दो, इसका वैलेंसी फैक्टर निकाल दो, कितना आएगा? 1 आ रहा है। तो -1 से कितना गया? -1 से यहां पे गया, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? N1 N2 अपॉन N1 + N2। सो N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 से -1 से कहां गया? 0 पे, तो 1 का चेंज है, लेकिन 2 एटम है तो 2 का चेंज है। -1 से 0 गया, 1 का चेंज आया, लेकिन 2 एटम है O2 के, तो ये आएगा। -1 से -2 गया, तो भी 1 का चेंज है, लेकिन 2 एटम है, तो क्या होगा? So put the value 2 × 2 upon 2 + 2 that become 1। तो मेरा अब जो क्वेश्चन है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, एक बार आप सुन लो।
H2O2 जब डिकम्पोजिशन करता है तो डिस्प्रोपोर्शनेट करके वैलेंसी फैक्टर 1 देता है। लेकिन सुनना, जब H2O2 का केबल ऑक्सीडेशन या केबल रिडक्शन होगा, आई रिपीट, H2O2 का ओनली ऑक्सीडेशन और ओनली रिडक्शन होगा तो वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, जो मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं। अगर H2O2 ने अपने आप को H2O में या OH आयन में कन्वर्ट किया, या H2O2 ने अपने आप को केवल O2 में कन्वर्ट किया, इन दोनों में से कोई एक काम हुआ, ये 1 है ना, तो क्या, बिकॉज H2O2 दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बिकॉज मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो अपनी क्लास में जब मैंने H2O2 पढ़ाया तब भी मैंने बताया था कि इट कैन वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 जब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा तो वैलेंसी फैक्टर, इन दोनों के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना आने वाला है? इन दोनों के केस में वैलेंसी फैक्टर 2 आने वाला है, यहां नहीं आएगा। तो डिकम्पोजिशन तो बहुत स्पेसिफिक है, ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है ना, ठीक है, ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है, ज्यादा आपको ये दिखेगा, है ना, ज्यादा ये दिखाई देगा, है ना, क्योंकि H2O2 या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। हाँ, तो ये तो हो गए आपके वैलेंसी फैक्टर के कैलकुलेशन के सारे क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन किसी ने कहा था कि सर एक आध होमवर्क दे देना, तो मैं देखता हूं मेरे पास एक आध क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो मैं उनको होमवर्क दे देता हूं। तो आप इनको जरा होमवर्क कर लीजिएगा। ये नोट हो गया सबका, देख लो। मेंस वाला क्वेश्चन अभी पहुंचना है, अभी न्यूमेरिकल पे, अभी न्यूमेरिकल का पूरा फंडामेंटल बन गया है क्लास में, है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें न्यूमेरिकल ही होंगे, अगली क्लास में न्यूमेरिकल से चालू हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास से मैं होमवर्क भी दे दूंगा आपके सीट का, नेक्स्ट क्लास से मैं होमवर्क भी दे दूंगा आपकी सीट में, है ना। इट्स अ मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये मैच द कॉलम है, आपको मल्टीपल, है ना, करने हैं। कौन है यार बेचारा, ये नोट नहीं कर पाता क्या? सर नोट नहीं हुआ था, ठीक है, अभी मैं 1 बजे इसका वो कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुमको, तो कर लेना के ना, जो रह गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम कब है?
देखो यार, मुझे तो आइडिया नहीं है ना। थर्ड अक्टूबर को है, ठीक है, बढ़िया देना। KPY तो नवंबर में होता था, अब पता नहीं कब होगा। आज मस्त पड़ा है। चलो, आपको एक्चुअली आपका बेस पहले से तैयार था इसका, काफी कुछ थोड़ा बहुत आपको पहले से पता होता है ना, तब अच्छा लगता है। सीधे सीधे किसी को इनॉर्गेनिक से स्टार्ट कराओगे तो, और इनॉर्गेनिक का कोई बेस भी नहीं है स्टूडेंट का, तो प्रॉब्लम आएगा। या यू कैन लीव, नो इश्यू। बैलेंसिंग नेक्स्ट क्लास में बढ़ा दूंगा, है ना। ये कर लाना, होमवर्क यही है, इतना इतना कर लेना, ठीक हो जाएगा। आर वाली रिएक्शन में क्या हुआ? SO4 2 नेगेटिव, यही है मेरे पास, एक बार चेक कर लेता हूँ। आर वाला ये लिखा हुआ है, NH4HCl ऑक्सीडाइज होकर इसी में जाएगा, सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 है, 27, 28, 24, यही है। क्वेश्चन तो ठीक ही लिखा है, देख लिया मैंने, शायद कंफर्म कर लिया। KVI का फॉर्म भर सकते हैं क्या आप? ये आप अपने स्कूल से पता करो, थोड़ा नेट पे सर्च वगैरह करो हर्ष, ठीक है। चलो बढ़िया है, कोशिश तो अच्छे पढ़ाने की ही है हर बार, है ना।